हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा था कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं भारतीय प्रस्तावना का आखिर अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रेम। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का परिचय। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति का अपना परिचय होता है, जैसे मेरा एक परिचय वैसे ही आपका एक परिचय होगा, वैसे ही हर एक संविधान का एक परिचय होता है या कहें उसका इंट्रोडक्शन होता है। वो इंट्रोडक्शन को जगह कहाँ दी जाती है? वो दी जाती है प्रस्तावना के अंदर, यानी कि प्रेम्बल के अंदर, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारे जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को समाहित किया गया है, क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया है। इसलिए हम कहते हैं जो प्रेम्बल है वो संविधान का इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करता है। फिर हम आगे चले तो यहाँ देखते हैं आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, यानी कि वैचारिक ढांचा। अब हमने देखा कि एक इंट्रोडक्शन हो गया, मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ विचार से प्रेरित होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस विचार को हम समाहित कहाँ करते हैं? प्रस्तावना के अंदर। अब हम देखें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी वर्ड सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है। उससे क्या पता चलता है कि भारत के जो आर्थिक विकास है, भारत का जो आर्थिक विकास का ढांचा है, उसके लिए सरकार किस तरीके की नीतियाँ बनाएगी? वो बनाएगी समाजवादी नीतियों को ध्यान में रखे या समाजवादी स्ट्रक्चर को या आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर। अब हम तीसरा देखते हैं कि यहाँ पर बात की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषता और विशिष्टता। हम देखते हैं कि हर एक संविधान के कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती हैं, विशिष्टता होती हैं, जो दूसरे संविधानों से उसे अलग बनाती है। और उस विशिष्टता को, उस विशेषता को कहाँ हम देखते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। अब हम देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या विशिष्ट डाला गया, क्या क्या विशेषता बताई गई है हमारे संविधान की। जैसे उसमें बताने की कोशिश की गई, देश के अंदर सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी का सबको अधिकार होगा, आज़ादी का सबको अधिकार होगा, इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। तो इसी तरीके से भारतीय प्रस्तावना के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो हमारे संविधान की विशेषता और विशिष्टता को बताने की कोशिश करते हैं। अब हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं भारतीय संविधान क्या किसी न किसी इंस्पिरेशन से प्रभावित है या कहें कि इसका कोई प्रेरणा स्रोत है। तो हम देखते हैं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था उससे पहले भारत एक गुलाम देश था। किसका गुलाम था? वो ब्रिटिश लोगों का गुलाम था, इंग्लिश लोगों का गुलाम था। अब क्या हुआ? भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सबके पीछे आदर्श था कि भारत को एक आज़ाद देश बनाना है, भारत में डेमोक्रेसी को लागू करना है, साथ ही साथ एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है जहाँ पर वह बिना किसी दबाव के देश के अंदर अपनी पॉलिसियों को, नीतियों को लागू कर सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली हमें? हमारे संविधान के लिए जो आंदोलन चलाया गया या आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया गया, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली। तो हमें पता चलता है जो संविधान की प्रेम्बल है वो ये बताने की कोशिश करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत या कहें एक प्रेरणा स्रोत छुपा हुआ है। अब हम देखते हैं 5वें नंबर पर फिलोसफिकल बेस। आखिर ये दार्शनिक आधार हमें क्या बताने की कोशिश करता है? हम देखते हैं कि हर किसी प्रेम्बल के पीछे, उसके पीछे एक दर्शन छुपा होता है, जिस दर्शन के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। हम जरा देखते हैं जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या कहें मौलिक अधिकार हैं भारत के, वहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। वही दर्शन हमारा कहाँ छुपा है? वो हमारी प्रेम्बल के अंदर छुपा है, जिसमें हम कहते हैं कि सभी भारतीय नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये क्या था? एक दर्शन था। और इसी दर्शन में देखेंगे उस जस्टिस लाने के लिए क्या किया गया? भारत में ये प्रावधान किया गया जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं उन्हें विकास की धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। वो अंदर की चीज़ें हैं, मगर क्या है? मेन जो बात फिलोसफिकल बेस बताने की बात करता है। अब हम 6 नंबर पर देखें, यहाँ पर बताया गया पर्पस एंड गोल। क्या
किसी प्रेमबल के अंदर क्या संविधान के कुछ गोल बताए जाते हैं, क्या उसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, या उसके पीछे कोई उसका पर्पस छुपा होता है? वो जरूर छुपा होता है, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य या लक्ष्य, जिसमें हम देखते हैं कि हर एक प्रस्तावना के अंदर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जा रहा है वो इस आधार पर किया जाएगा कि देश में सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, यहाँ इस तीनों न्याय के आधार पर देश में हम विकास कर सके। तो यही क्या था, गोल हमारे देखने को मिलते हैं किसके अंदर, प्रेमबल के अंदर। अब हमने इन सभी चीज़ों को जाना, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, फिर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, फिर हमने कहा विशेषताओं की बात करी, फिर हमने कहा इसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर छुपी होगी, फिर ये देखा, फिर हमने देखा फिलोसफिकल बेस, कोई दार्शनिक आधार जरूर होगा, फिर हम देखते हैं कि पर्पस, कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा प्रेमबल को बनाने के लिए, या संविधान का जो पर्पस है वो बताएगा कौन, वो हमारी संविधान की प्रस्तावना बताएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे 3 व्यक्तियों की, ऐसे 3 विद्वानों की जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ ना कुछ कहा है या बोला है, इसकी विशेषताओं को बताने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं नानाभाई पालकीवाला। नानाभाई पालकीवाला, अब आप कहीं कहीं पर नाम इनका लिखा देखेंगे नाना भाई, और हम पढ़ते हैं इसे नाना बॉय, तो कहीं पर नाना भाई पालकीवाला लिखा हो, कहीं पर नानाभाई पालकीवाला। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तावना को लेकर इन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आइडेंटिटी कार्ड है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे या कहें कि एक परिचय पत्र है कि आइडेंटिटी बताने की कोशिश करता है, एक पहचान बताने की कोशिश करता है किसकी, भारतीय संविधान की। अब दूसरे नंबर पर हम देखें ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव हमारी संविधान सभा में एक सदस्य थे या चुनकर आए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो क्या है, भारतीय संविधान की सोल है, यानी कि क्या कहें, आत्मा है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आर्टिकल 32 को भी तो संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और यह कहें कि उसको हार्ट या कहें हृदय किसने कहा है, वो अंबेडकर जी ने कहा है। और हम देखते हैं जब प्रस्तावना की बात आएगी तो उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है, वो है ठाकुरदास भार्गव। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर का नाम आता है, जिसके बारे में हमने देखा था जब हिस्ट्री बता रहे थे तब भी इनका जिक्र किया था। ये क्या कहते हैं प्रस्तावना के बारे में, ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो की नोट है, किसका की नोट है, भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट। जैसे हम इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं, जैसे हम जब स्कूल लाइफ में होते थे एक गाइड होती थी हमारे पास और साथ ही साथ एक कुंजी होती थी। कुंजी होती थी वो छोटी होती थी, मगर उसे पढ़कर भी हम पूरे जो हमारी बुक है उसके अंदर पता चल जाता कि हमारे जो सब्जेक्ट है या पेपर है उसके अंदर क्या क्या है और उसे हमें पढ़ना है। वैसे ही इन्होंने अर्नेस्ट बार्कर ने कहा ये की नोट है, एक संविधान का छोटा रूप है जो बहुत सीमित शब्दों में है और पूरा ही प्रेमबल या प्रस्तावना हमें ये बता देता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा गया है या क्या बताया गया है।